अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नादिया शेख और आप मुझे देख रहे हैं विलिंग वेज के ऑफिशियल पेज पे। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर जावेद, जो कि बहुत ही मशहूर, काबिल और एक्सपीरियंस्ड डायबिटोलॉजिस्ट हैं। डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान लाहौर में काफ़ी अर्से से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। डॉक्टर साहब, हम काफ़ी अरसे से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारी कोशिश होती है कि डिफरेंट टॉपिक्स को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डायबिटीज़ जो हैं उसको हम डिस्कस करें अपने प्रोग्राम के अंदर। हमारी कोशिश ये भी होती है कि हम प्रोग्राम में लोगों के सवाल, लोगों की क्यूरीज को भी डिस्कस करें मुमकिन हद तक, जितना पॉसिबल होता है टाइम के अकॉर्डिंगली। तो अभी तक हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो इस हवाले से डिस्कस हो चुके हैं और उनका बहुत अच्छा फीडबैक भी हमें लोगों से मिला है। आज क्योंकि मैंने आपसे प्रोग्राम से पहले पूछा टॉपिक के बारे में, लेकिन आपने बात गोलमोल कर दी और मुझे बताया नहीं है, तो टॉपिक बता दें आप मुझे। और वैसे ये हाथ में आज आपने क्या, ये कोई आप लिखना चाह रहे हैं कोई पीछे दीवार पे? बिल्कुल, मैं असल में इस हवाले से बात करना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको टॉपिक नहीं बताया। बात ये है कि आप देख रही हैं कि पिछले 2018 में जितनी न्यू प्रोडक्ट्स आई थी तो उनके बारे में मैंने नाजरीन को कहा किया था, और 2019 अभी जस्ट शुरू हुआ है और एक और नई प्रोडक्ट आ गई डायबिटीज के बारे में। ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से आप समझ सकती है कि डायबिटीज ना सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन है, बल्कि डायबिटीज टॉक ऑफ द वर्ल्ड है। टॉक ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो डायबिटीज के ऊपर जितना काम इन पिछले ये 5-10 इयर्स में हो रहा है, इतना काम पहले कभी भी नहीं हुआ। उसकी रीजन डॉक्टर साहब ये भी हो सकती है कि डायबिटीज उसकी वजह अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। उसकी वजह नंबर 1 अवेयरनेस है, दूसरा हमारा लाइफस्टाइल है, जो लीडिंग टू मेटाबॉलिक डिजीजेस। मेटाबॉलिक डिजीज जितनी कॉमन हो रही है, एंडोक्रिनोलॉजी का फील्ड और डायबिटीज का फील्ड इतना ही ग्रो कर रहा है। ठीक। तो अमेरिका में भी एंडोक्रिनोलॉजी का फील्ड ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान में भी। आप सोचे कि 2005-7 तक तो एंडोक्रिनोलॉजी का सेपरेट फील्ड था ही नहीं, इंटरनल मेडिसिन के अंदर ये मरीज था फील्ड। ठीक ठीक। तो 2007 और 8 के दौरान ये जाके अलहदा से एंडोक्राइन का शोबा भी शुरू हो गया बहुत से हॉस्पिटलों में। तो अब 3-4 एंडोक्रिनोलॉजी के सेंटर जो हैं वो लाहौर में हैं, जिनके अंदर लोग फर्दर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं एंडोक्रिनोलॉजी में। राइट। तो इसकी रीज़न यही है कि मेटाबॉलिक डिजीजेस ज़्यादा हो गई हैं और मेटाबॉलिक डिजीजेस का बर्डन ज़्यादा हो गया है। एज ए रिजल्ट आप इंटरनल मेडिसिन से इसको सेपरेट करते जा रहे हैं। ठीक। तो वो जो पहले मर्जर था वो सेपरेट हो रहा है। अब लोगों की टेंशन जैसे से बढ़ती जा रही है, उस पर रिसर्च बढ़ रही है, रिसर्च के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है, नई नई रिसर्च सॉल्यूशंस जो है वो इजाद हो रहे हैं। अब आप देखें, मैं रात 12 बजे ये सोने से पहले जो ईमेल अलर्ट्स आती हैं, न्यू जो रिसर्च हो रही होती है, वो मैं पढ़ के सोता हूँ। ओके। और ये भी होता है कि कभी सुबह पढ़ाने जाते हैं तो नई बातें और आ चुकी होती है। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतने कंसर्न हैं विद योर प्रोफेशन और आपने उसको अपना एक पैशन ही, मतलब लाइक ये तो पैशन की बात है ना कि आप उसके इतने कंसर्न हैं कि आप हर नई आने वाली अपडेट को के साथ जो है वो कनेक्टेड रहते हैं और फिर उसको लोगों तक डिलीवर भी करते हैं। तो अभी जो ये नई इंसुलिन लॉन्च हुई है पाकिस्तान में। अच्छा, एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, बहुत से लोगों के जहन में ये आ सकता है कि हम न्यू प्रोडक्ट्स को बाय नेम मुतारफ़ कराते हैं। तो बात यह है कि हम किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे। ठीक ठीक। जब हमारे पास टूलेसिटी आई थी, वंस वीकली इंजेक्टेबल नॉन इंसुलिन बेस्ड इंजेक्टेबल जो वेट लॉस करता है और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता, हमने उस पर भी प्रोग्राम किया। जी जी। जब हमने बात की ये टैबलेट के ऊपर, वो जो डेपा के नाम से टैबलेट्स आई हैं, डेपाग्लिफ्लोजीन के नाम से, एक तो हमने वीकली इंजेक्टेबल आई थी 2018 में, और फिर वो टैबलेट्स आई थी जो यूरिन के थ्रू ग्लूकोज एक्सक्रीट करती हैं, उनके नाम डेपा, सीगा और मुख्तलिफ नामों से आई थी। तो वो आ गई, उनकी हमने बात की थी। फिर एक कम्बिनेशन इंसुलिन आई थी जो राइजोडेक के नाम से थी, हमने उस पर भी प्रोग्राम किया था। और आज जब हम बैठे हैं तो 2019 में एक और नई प्रोडक्ट आई है जिसका ये नाम है टूजियो। तो ये जो इंसुलिन है, ये आपको पहले आइडिया होना चाहिए कि बॉडी में 2 तरह की इंसुलिन होती हैं। एक इंसुलिन जो खाने के ऊपर असर करती है, इनको हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं, यानी वो रैपिडली असर करती है। जब आप लगा लेते हैं तो वो खाने के ऊपर असर शुरू हो जाता है 15 मिनट में या 30 मिनट में। तो वो जो 15 और 30 मिनट में काम करने वाली इंसुलिन होती हैं, जिनका असर असल में खाने के ऊपर होता है, उनको हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं। उनको हम बोलसेस भी कहते हैं, क्योंकि वो बोलस के साथ, बोलस ऑफ मील के साथ लिंक्ड होती है। ठीक ठीक। अच्छा, जब आप सो जाते हो तो आपको इंसुलिन की जरूरत होती है? आप बताएं, अब आपको इतना नॉलेज हो गया डायबिटीज के बारे में।
सो जाते हैं तो इंसुलिन की देखें बॉडी तो यानी आप सोए हुए हैं एक, या आप ऐसी स्टेट में हैं कि आप ना कोई काम कर रहे हैं ना कोई एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन सच फिर जरूरत नहीं होगी जिस तरह से अगर आप एक्टिव हैं अकॉर्डिंग टू माय मतलब नॉलेज, हाँ, फिर आपको इतनी तो ऑब्वियसली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी ये बात सही नहीं है। बात ये कि जब आप जो है जब आप रेस्टिंग फेज में होते हैं या बेजल फेज में होते हैं, जब आप कोई काम नहीं कर रहे, कोई एनर्जी एक्सपेंड नहीं अपनी यूटिलाइज कर रहे, कोई ब्रेन के इस्तेमाल नहीं कर रहे, इवन देन यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंसुलिन। सर मैं यही मतलब यही था कि कुछ हद तक तो कुछ हद तक चाहिए, मुझे कुछ हद तक चाहिए होती है जी, उसको हम बेजल इंसुलिन कहते हैं। ओके राइट। तो इसका मतलब है बॉडी में एक तो इंसुलिन उस वक्त बनती है जब आप खाना खाते हैं, ये नेचुरल बात कर रहा हूँ, नॉट ए डायबिटिक पर्सन। जी जी, उस वक्त इंसुलिन बहुत ज़्यादा मिकदार में आती है जो खाने को मैच करके खाने को फिर अगले 2 घंटे में यूटिलाइज करके ब्लड शुगर को नॉर्मल ले आती है जी। एक वो होगी बोलस, और एक होती है जो 24 आवर में स्लो 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 बॉडी में निकलती रहती है, जो आपकी बैकग्राउंड में बॉडी की जरूरत को मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरत होती है, फाल रखने के लिए, फाल रखने के लिए। ठीक है, तो जब हम बाहर से रिप्लेस करते हैं इंसुलिन तो भी हम 2 तरह की इंसुलिन यूज करते हैं, एक वो जो रैपिड एक्टिंग होती है और एक वो जो बेजल होती है। बिल्कुल सेम फैशन में जिस तरह नेचर ने वो एक फैशन से बनाई हुई है, उसके सिमिलर लाइक हम बाहर से इंट्रोड्यूस करते हैं और बाहर से उनको जो है रिप्लेस करते हैं। तो अब जब रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम बेजल इंसुलिन पहले यूटिलाइज करते थे, 2 इंसुलिन, एक लेविमिर और एक हम यूज कर रहे थे लेंटस। ये उसकी बात करें जो स्लोली वर्क करती है, जो स्लोली वर्क करती है, तो वो 24 आवर में एक दफ़ा लगती थी। जी जी, हम पेशेंट को दे देते थे इंसुलिन का पेन, लेंटस का या लेविमिर का, और उनको समझाते थे कि आप अपनी हर 3 दिन बाद 2-2 यूनिट बढ़ाते जाएं, हत्ता कि आपकी फास्टिंग शुगर नाश्ते से पहले ब्लड शुगर लेवल्स 110 तक आ जाए। ठीक। अच्छा, अब रिजल्ट इसका ये था कि चूंकि उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी एक पेन में, कि एज ए रिजल्ट जब कंसंट्रेशन कम हो तो यूनिट ज़्यादा बढ़ाने पड़ते हैं। तो पेशेंट को कई दफ़ा 30 यूनिट भी लग रहे होते थे, कई पेशेंट 40 यूनिट पे भी कंट्रोल होते थे और कई पेशेंट 60 यूनिट भी लगाते थे। ठीक ठीक। और 40-60 यूनिट पे जाके ब्लड शुगर लेवल उनके फास्टिंग में 110 पे आते थे। थोड़ा वेट बेस भी होता था, थोड़ा बहुत ज़्यादा डाइट भी इफेक्ट करती थी डोज को। तो जो लोग 40-60 यूनिट इकट्ठे लगाते थे उनके लिए ज़रा एक माइंड सेट होता है ना, माइंड एक्सेप्टेंस, वो नहीं थी अच्छी। वो कहती यार इतने यूनिट्स हम लगाते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनकी रिक्वायरमेंट 40 यूनिट्स ही हो, लेकिन उनके माइंड में ये बात आती हो कि हम एक पेन लेते हैं जिसके अंदर टोटल 300 यूनिट्स हैं, 40 यूनिट हम डेली लगाते हैं, तो कोई 6 to 8 डेज में पेन ख़त्म हो जाता है, इतना एक पेन जो है। तो उन लोगों को अब इसका मतलब है कि कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी यूनिट्स कैसे कम हो सकते थे कि हम मोर कंसनट्रेटेड इंसुलिन मार्केट में आती। दुनिया जान में ये जो तोजियो है ये पहले अवेलेबल थी और ये मोर कंसंट्रेटेड फॉर्म थी। से अगर हम पहले जहाँ पे 40 यूनिट्स लगा रहे थे वहाँ पे तोजियो के 30 या 20 यूनिट्स लगेंगे। कम यूनिट्स लगेंगे लेकिन कंसंट्रेशन उतनी ही जाएगी। वो 40-60 की जैसे रेशो है उसी तरह से इसको वो एडजस्ट कर लें। तो ये है कि ये जो अब मोर कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ बेसल इंसुलिन आई है, इसका बेनिफिट ये है कि इसकी प्रोफाइल इस तरह से हो गई कि इसका एक्शन ज़रा प्रोलॉन्ग हो गया। और एक ये था कि बहुत सारे पेशेंट पहले कंप्लेंट करते थे कि जी मैंने अपना इंसुलिन लेंटाज या लेविमिर मैंने 10 बजे रात को लगाना था, लेकिन आज मेरा दिल था कि मैं 6 बजे सो जाऊँ, तो क्या मैं 6 बजे लगा लूँ। असूली तौर पे उसके लिए ठीक नहीं था उसको 6 बजे लगाना। या अगर कोई पेशेंट सुबह लगाता था 8 बजे और उसने काम पे जाना है और सॉरी मतलब वो उसकी मिस हो गई तो वो 12 बजे लगाना चाहता है, नाश्ता लेट किया है, तो वो फिर उस इंसुलिन में पॉसिबल नहीं था। ये जो तोजीह है इसका एज ये है कि इसको 5 आवर बिफोर और 5 आवर आफ्टर भी एडजस्ट किया जा सकता है। इसको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है लगाने के हवाले से, तो आप इसको फ्लेक्सिबल शेड्यूल के तहत लगा सकते हैं। 1 एक्शन उसका प्रोलॉन्ग हो गया, यूनिट्स इसके एज कम्पेयर टू प्रीवियसली अवेलेबल इंसुलिन जो हमारे पास लेविमिर और लेंटस अवेलेबल हैं उनके मुकाबले में इसके यूनिट्स कम लगेंगे। ठीक है, तो ये 3 बेनिफिट्स के साथ उन्होंने अभी इसको मार्केट किए और
आई होप कि इसके साथ लोगों के जो एक ज़हन में माइंड सेट में कॉन्सेप्ट होता है कि मैं टू मच यूनिट्स लगा रहा हूँ, वो वाला इशू सॉल्व हो जाएगा। जी, यानी कि यूज़र की ये कंफर्ट हाँ, यूजर की कंफर्ट। मेन तो पेशेंट की कंफर्ट देखनी होती है, पेशेंट कंफर्टेबल कहाँ पे, इसके साथ मोर कंफर्टेबल होंगे पेशेंट, कंफर्टेबल रहें और फिर वो, क्योंकि जब तक वो अनकंफर्टेबल रहेंगे मेंटली वो एक्सेप्ट भी नहीं उतना करेंगे उसको। क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत कॉन्सेप्ट है, बार बार ये बातें लोग करते रहते हैं, साथ वाले भी होकर बताते हैं यार आप इतने यूनिट्स लगा रहे हो इंसुलिन के, तो फिर वो लोग हालांकि अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको पता है ना कि बस बात करनी तो आसान होती है, प्रॉब्लम जिसको होता है वो उसको पता, मजीद प्रॉब्लम में चला जाता है। ये बात है। डॉक्टर साहब, हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अभी वापस आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। बेचैनी इसका हमें तदारक करो जी। और दूसरी बात ये है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं, और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात ये है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं, और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ वापस। सवालात जो हैं वो हम कुछ ऐड करेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो कि हमारे ही एक पेशेंट ने इनबॉक्स किया है हमें, टाइप 1 डायबिटीज़ उनकी बच्ची को तशख़ीस हुई है न्यूली, तो उनका एक सवाल था कि डायबिटीज़ टाइप 1 में जो को एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं या उससे जुड़ी हुई मुमकिन और अमराज हैं, उनको स्क्रीनिंग उनकी ज़रूरी है, इस बारे में? हाँ। देखिए, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेंस में है कि हम कई दफ़ा साथ उसके रिलेटेड जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं उनका वर्कअप नहीं करते, मिस कर जाते हैं, या कहीं ना कहीं उनको निगलेक्ट हो जाती हैं डिजीज़, बाद में प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। तो मैं समझता हूँ जो डायबिटीज़ टाइप 1 है, जैसे आपको आइडिया है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, यानी इसका मतलब है कि बॉडी का अपना दिफाई निज़ाम बॉडी के सेल्स के ख़िलाफ़ काम कर रहा होता है।
तो उसके नतीजे में लबलबा डिस्ट्रॉय हो जाता है, और लबलबा जब डिस्ट्रॉय होता है तो उसकी वजह से बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं और इंसुलिन लेवल की कमी हो जाती है। तो एक सिस्टम पे जब ऐसी कोई एंटीबॉडीज़ बनती हैं या ऑटोइम्यून प्रोसेस होता है जो डिस्ट्रक्शन का होता है, तो ऐसा हो सकता है कि बाकी बॉडी के अंदर भी ऑटोइम्यून डिजीजेस हों। तो 10 to 30% चांसेस होते हैं कि बाकी भी को एक्सिस्टेंट कंडीशंस हों जो छुपी हुई रह जाएँ। तो इस ऐसे में रिकमेंड किया जाता है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन रिकमेंड करती है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं, यूएसए की सारी जो एसोसिएशंस हैं और जो ब्रिटिश हैं ये सारे रिकमेंड करते हैं कि, और पाकिस्तानी भी आप कह सकते हैं, डायबिटिक सीरम पाकिस्तान भी रिकमेंड करता है। तो ये सारा जो हम मिलकर रिकमेंड करते हैं। डिप की बात कर रहे हैं, डिप की बात कर रहे हैं, मतलब हम भी तो रिकमेंड करते हैं, डायबिटिक इंसुलिन पाकिस्तान तो हम जो रिकमेंड सारे रिकमेंड करते हैं वो ये है कि आप ये इन 10 to 30% चांसेस ऑफ जो डिजीज़ हैं इनको स्क्रीन कर लिया जाए। तो उस सिलसिले में मैं कुछ टेस्ट बताना चाहूँगा। एक टेस्ट होता है थायराइड के हवाले से, उसको हम TSH और फ्री T4 कहते हैं। बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म का चांस होता है, ऐसे बच्चे जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक हों उनमें थायराइड की कमी भी हो सकती है। थायराइड की कमी उनकी ग्रोथ को असरअंदाज कर सकती है, उसकी हाइट के ऊपर असर आ सकते मेंटल हैं, ग्रोथ, उनके मेंटल लेवल पे असरात आ सकते हैं, उनकी प्यूबर्टी के ऊपर असरात आ सकते हैं। सो थायराइड का जो टेस्ट स्क्रीनिंग होता है वो TSH और फ्री T4 होता है। तो अगर TSH भी किया जाता है, कई दफ़ा कॉम्बिनेशन टेस्ट किया जाता है, तो TSH और फ्री T4, तो ये दोनों टेस्ट मैं रिकमेंड करूँगा, नंबर 1। नंबर 2, एक बीमारी होती है जिसमें इंसान जब ग्लूटन कंटेनिंग सब्सटेंसेस लेता है, जैसे कि ग्लूटन होती है ये जो आपका आटा होता है, गंदम में होती है जी, और किसी भी गंदम से मिली बाकी चीज़ें बनी होती हैं, जैसे ब्रेड बनी हुई है, ठीक है, इसमें ये ग्लूटन नामी केमिकल होता है। तो कई बच्चे जो हैं वो ग्लूटन को सेंसिटिव होता है उनका इंटेस्टाइन, जब वो चपाती लेते हैं या कोई ग्लूटन कंटेनिंग और कोई चीज़ लेते हैं तो उसकी वजह से उनको डायरिया की कंप्लेंट शुरू हो जाती है। कई बच्चों को डायरिया होता है, कई लोगों को बच्चों को एब्डोमिनल पेन होती है। तो एज ए रिजल्ट वो आयरन डेफिशिएंसी का भी शिकार होते हैं, मेल एब्जॉर्प्शन का शिकार हो जाते हैं। उनके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स सही तरह से अब्जॉर्ब नहीं हो सकते। तो इस बीमारी को हम कहते हैं सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज, ठीक है। अब आपने एक और बीमारी पढ़ ली है, सीलिएक डिजीज। तो जो सीलिएक डिजीज है वो उसकी स्क्रीनिंग के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको हम कहते हैं टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज। बड़ा मुश्किल टेस्ट है। आसान लफ्जों में है टी छोटा, फिर टी जो है कैपिटल, टी स्मॉल, टी कैपिटल और फिर जी, TTG। TTG की एंटीबॉडीज होती है, अपने डॉक्टर से लिखवा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो आप सीलिएक डिजीज के हवाले से अपना वर्कअप करवा लेते हैं। ये दो बीमारी हो गई। कई बच्चे जो हैं उनके अंदर कार्टिसोल की डेफिशिएंसी हो सकती है, स्टीरॉयड्स बॉडी में इंटरनली नहीं बनते, उस बीमारी को हम एडिसन डिजीज भी कहते हैं। ऑटोइम्यून एड्रेनालाइटिस हो सकता है। तो ऐसे मरीजों का जो है वो 8 बजे सुबह सीरम कार्टिसोल लेवल चेक कराना होता है। तो ये 3 टेस्ट हो गए, एक थायराइड के हवाले से हो गया, एक कार्टिसोल के हवाले से हो गया और एक आपका सीलिएक डिजीज के हवाले से हो गया। ये 3 ऐसी बीमारियां जो ऑटोइम्यून डिजीज है और दे मे बी एसोसिएटेड विद टाइप 1 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज के मरीज बच्चों को इन तीनों बीमारियों को स्क्रीन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बातचीत सुनी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया होगा डॉक्टर साहब की बातचीत से। डॉक्टर साहब को इजाज़त देते हैं और साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि हम अभी आपको ले चलेंगे डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान कराची में। डॉक्टर आसिफ शेख आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, वापस आकर दोबारा आपसे बातचीत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान नाज़माबाद कराची से डॉक्टर आसिफ अली शेख, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट आपसे मुखातिब हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ऐसी क्या चीज़ें हैं, जनरल मेजर्स हैं जिससे हम रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। पहली चीज़ जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है वो होता है वेट लॉस। हमने ये देखा, ज़्यादातर स्टडीज़ जो की गई उसमें ये देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जितने भी थे उसमें 90% में से या तो ओवरवेट थे या ओबेस थे। तो अगर हम वेट रिड्यूस करेंगे तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। जितनी कैलोरीज बर्न होंगी इतना इंसुलिन, जितना हमारा वेट कम होगा उतनी इंसुलिन का रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा।
दूसरा जो फैक्टर है जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम कम कर सकते हैं वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हर इंडिविजुअल करता है, हर इंडिविजुअल कुछ स्लो करते हैं, कुछ फास्ट करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। तो जो इंसुलिन को रेजिस्टेंस को कम करती है वो ज़्यादा, जितना ड्यूरेशन एक्सरसाइज का बढ़ेगा, जितनी ग्लाइकोजन हमारे मसल से ग्लाइकोजन जो स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज का होता है, ग्लाइकोजन जितना बर्न होगी हमारी मसल से, इतनी हमारी इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता जाएगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी। इसके लिए रिकमेंडेशंस क्या है कि 120 स्टेप्स पर मिनट डेली वॉक करनी है, ब्रिस्क वॉक, मतलब इसको हम कहते हैं 120 स्टेप्स पर मिनट। लाजम सी बात है कि फर्स्ट डे पे ऐसे इनिशिएट नहीं कर पाएंगे, मगर ये विद पैसेज ऑफ टाइम डेली अगर कोई 80 स्टेप्स पर मिनट फर्स्ट डे पे कर रहा है, एटलीस्ट उसको 120 स्टेप्स पर मिनट उसको करने हैं। तो वो जितना लॉन्गर ड्यूरेशन होगा, जितनी विगोरस एक्सरसाइज होगी, इतनी ग्लाइकोजन ज़्यादा बर्न होगी और इतनी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अब ज़्यादा कंसर्न ये होता है, काफ़ी पेशेंट्स पूछते हैं कि जो एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए वो खाने से पहले करनी चाहिए या खाने के बाद करनी चाहिए। इंसुलिन सेंसिटिविटी के हवाले से जब हम बात करें तो उसमें जो हम खाने से पहले जो एक्सरसाइज की जाएगी, विगोरस एक्सरसाइज और लॉन्गर ड्यूरेशन की, उसमें जो सेंसिटिविटी खाने के बाद जो उसकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा रिकमेंडेशंस ये हैं कि हम जो पेशेंट्स को कहते हैं कि वो खाने से पहले एक्सरसाइज की जाए। थर्ड स्टेप जो ज़्यादा इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है वो होता है आपका नींद प्रॉपर करना और स्ट्रेस को कम करना। जितना स्ट्रेस और नींद पूरी होगी इतनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट डायबिटीज़ नाज़िमाबाद कराची से। खुदा हाफिज़। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर आसिफ शेख की बातचीत सुनी, आपसे मुखातिब थे डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान कराची से। प्रोग्राम का वक्त इस वक्त ख़त्म हो जाता है लाहौर डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान से। हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।